एक दिन बेलापुर राज्य के राजा विक्रम पास ही के जंगल में शिकार के लिए निकले थे। तभी उन्हें सामने झाड़ियों में एक हिरण दिखाई दिया। मुझे ये हिरण चाहिए, किसी भी कीमत पर। आज मेरा शिकार खाली नहीं जाएगा। इसे जिंदा पकड़ो या मार दो, पर ये मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। राजा विक्रम ने तुरंत धनुष बाण उठाया और हिरण पर निशाना साध दिया। जैसे ही राजा विक्रम ने हिरण पर तीर चलाया, वो तीर झाड़ियों के पार जाकर एक तपस्वी साधु ज्ञानदेव को जा लगा, जो तपस्या में लीन थे। साधु भयानक दर्द से करहाने लगा। उनकी तपस्या भंग हो गई। तीर उनके दाहिने हाथ में लगा था, जिससे खून तेजी से बह रहा था। जैसे ही राजा विक्रम वहां पहुंचा, वो ये दृश्य देखकर बुरी तरह से हैरान हो गया। ये क्या हो गया? मैंने एक साधु को तीर मार दिया। मुझे क्षमा करें तपस्वी, मुझे क्षमा करें। ओ अहंकारी राजा, तुमने अपने तुच्छ मनोरंजन के लिए एक निर्दोष जीव को अपना निशाना बनाया और अपनी अंधी वासना में तुमने एक तपस्वी पर वार किया। मेरे ध्यान को भंग कर तुमने महापाप किया है। तुम्हारे इस जघन्य पाप के लिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। इतना बोलते ही साधु का शरीर चमकने लगा और हवा में एक तेज गूंज सुनाई देने लगी, जैसे पूरा जंगल कांप उठा हो। फिर साधु बोले, जब तक कोई अत्यंत नेक और निस्वार्थ हृदय वाला इंसान अपनी अद्वितीय कला के बल पर तुम्हें मृत्यु नहीं देगा, तब तक तुम इस धरती पर एक भयानक क्रूर राक्षस बनकर भटकते रहोगे। तुम कभी अपनी पुरानी काया में वापस नहीं आ पाओगे। तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तथास्तु। इतना कहकर साधु ज्ञानदेव का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और राजा विक्रम का शरीर धीरे धीरे मांसल और क्रूर होने लगा। उसके दांत नुकीले हो गए। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मैं एक भयानक राक्षस बन गया। मेरी प्रजा, मेरी चंद्रलेखा। राक्षस रूप में बदला हुआ राजा विक्रम जंगल में भाग गया। उसकी भयानक चीखें जंगल में गूंजने लगी। सैनिक डरकर भाग गए। बेलापुर राज्य में हड़कंप मच गया। ये खबर महल तक पहुंचती है कि राजा विक्रम जंगल में खो गए और उनका कोई अता पता नहीं चला। इसी बीच बेलापुर राज्य के छोटे से गांव रंगपुर में एक और कहानी आकार ले रही थी, जहां हर सुबह सूरज नई उम्मीदें लेकर आता था। वहीं एक घर ऐसा भी था जहां केवल निराशा और कटुता का वास था। अरे क्या कहूँ इस नालायक को, फिर उन्हीं टूटी टूटी चूड़ियों को लेकर जा रहा है। अरे कितनी बार कहा है कि ये काम छोड़ दे, इससे क्या मिलता है तुझे? भुखमरी और बेइज्जती के अलावा क्या मिला है, बता। पिताजी, ये टूटी फूटी नहीं है, ये मेहनत और उम्मीद से बनी है। आज नहीं तो कल ये बिकेंगी जरूर। अरे
उम्मीद 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 ने ही हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तेरी माँ भी यही उम्मीद उम्मीद करा करती थी और देख क्या हो गया। ये गांव, ये धंधा, सब कुछ तो बेकार हो गया। बेलगाम राज्य जा, वहाँ कुछ काम मिल जाएगा। मुझे इस गांव से बाहर नहीं जाना पिताजी। मेरी माँ ने भी यही कहा था कि इस मिट्टी में जादू है और इस काम में मुझे सुकून मिलता है। लोग जब इन चूड़ियों को पहनकर मुस्कुराते हैं तो मुझे खुशी होती है पिताजी। अरे खुशी 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 काहे की खुशी? खुशी से कौन सा पेट भरता है, बता दे जरा। ले, मैं भी मुस्कुरा दिया। लेकिन भूख बहुत तेज लगी है, भूख कम नहीं हुई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस गांव में चूड़ियां बेचते हुए बिता दी और मिला क्या है? देख अपनी हालत, एक जोड़ी चूड़ी भी ठीक से नहीं बेच पाता। मैं जा रहा हूँ पिताजी, शाम को मिलता हूँ। अरे हाँ, चला जा, पर याद रखना, आज भी खाली हाथ लौटा तो ये टोकरी तेरी मैं तोड़ दूंगा। बड़ा आया, उम्मीद और खुशी की बात करता है। हाँ, जा जा जा। वो एक बार फिर रंगपुर की गलियों में निकल पड़ा, उसी टोकरी के साथ, उसी मुस्कान के साथ। चूड़ी वाला, रंग बिरंगी चूड़ी वाला, चूड़ी ले लो। अरे देखो, फिर आ गया ये चूड़ी वाला। अब की बार कौन सी नई झूठी कहानी सुनाएगा ये? पहले तो कहता था कि इसकी चूड़ियां पहनते ही भाग्य बदल जाएगा। मेरी तो 2 दिन बाद ही टूट गई थी। अरे भैया, तुम रोज रोज चूड़ी बेचने आते हो, कोई लेता तो है नहीं। अरे ये काम धंधा छोड़ के कोई और धंधा क्यों नहीं देखते हो, हैं? इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे वहां से चला गया। वो दिन भर गलियों में घूमता रहा, पर एक भी चूड़ी नहीं बिकी। थका हुआ, टूटा हुआ अर्जुन सांझ ढलते ही घर लौट आया। घर आते ही रामू बाहर खाट पर बैठा ही था। वो अर्जुन को देखता है। उसकी टोकरी वैसी की वैसी भरी हुई थी। हाँ, आइए आइए आइए। तुम्हें क्या लगा था कि स्वागत करूंगा? फिर से वही हुआ ना, फिर से खाली हाथ लौट आया। अरे कितनी बार कहा है कि ये सब बेकार है, तू कभी कुछ कर नहीं पाएगा, समझता क्यों नहीं है? हाँ, मैंने कोशिश की ना पिताजी, पर ठीक है, क्या कहूँ मैं। अरे फिर वही कोशिश कोशिश कोशिश। तेरी कोशिश सिर्फ शर्मिंदगी है हमारे लिए। गांव वाले हंसते हैं मुझ पर। पता है क्या कहते हैं? अरे वो देखो रामू का बेटा बस चूड़ियां लिए घूमता रहता है, इससे अच्छा तो चूड़ी पहन के घर पर बैठ जाए। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। रामू गुस्से में आकर टोकरी हाथ में लेता है और जमीन पर पटक देता है। कुछ चूड़ियां टूट जाती हैं। ये देख, ये तेरी मेहनत, तेरी उम्मीद, ये ले 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 सब टूट गई। जैसे ये चूड़ियां टूटी है ना, वैसे ही हमारी उम्मीद, हमारी मेहनत, हमारी खुशी सब टूटकर बिखर गई है। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर वो बिना कुछ कहे घर से चुपचाप बाहर निकल जाता है। रात का अंधेरा फैलने लगा था और अर्जुन चुपचाप गांव की सीमा पार करता है। रंगपुर की गलियों से निकलकर अर्जुन ने बेलापुर राज्य की ओर अपनी राह पकड़ी। उसके सर पर चूड़ियों की टोकरी थी और दिल में
पिता के शब्दों का दर्द, पर उसके अंदर एक चिंगारी थी, अपनी कला पर विश्वास और कुछ कर दिखाने का जुनून। राजा विक्रम के राक्षस बनने के बाद बेलापुर राज्य एक अंधकारमय दौर से गुजर रहा था और राज्य की बागडोर अब लालची मंत्री जगन्नाथ के हाथों में थी। एक दिन बेलापुर राज्य के घने जंगल में एक गांव का व्यक्ति रमेश अपनी कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर चिंता थी। वो जानता था कि जंगल में राक्षस का वास है, पर उसे लकड़ियों की जरूरत थी। घर पर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थीं। हाँ, क्या कहूँ। सुना तो ये है कि इस जंगल में कोई राक्षस है, पर लकड़ी कहाँ से लाऊं? बच्चों को भूखा भी तो नहीं रख सकता, लकड़ी तो काटना पड़ेगा ना। रमेश कुछ देर लकड़ी काटता है। तभी पेड़ों के बीच से एक भयानक गर्जना सुनाई देने लगी। रमेश डर गया। ये क्या था? विशाल काय भयानक राक्षस श्रापित राजा विक्रम पेड़ों के बीच से रमेश की ओर आता है और रमेश राक्षस को देखकर बुरी तरह डर जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर भागने की कोशिश करता है, पर राक्षस से बचकर भागता भी तो कहां। कोई नहीं बचेगा। कोई नहीं बचेगा। मैं सबको खत्म कर दूंगा। राक्षस रमेश को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। कोई तो बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। राक्षस उसे क्रूरता से मार देता है। उसकी भयानक चीख जंगल में गूंजती है। ये खबर अगले दिन राज्य में आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों में भय और बढ़ गया। बाजार में पहले जैसी रौनक नहीं थी और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। अर्जुन अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर बाजार में प्रवेश करता है। हाँ, यहाँ तो माहौल बदला हुआ सा है। लोग परेशान क्यों दिख रहे हैं? उसने एक कोने में अपनी टोकरी रखी और आवाज लगाना शुरू करता है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी वाला, रंग बिरंगी चूड़ी वाला, हाथों की शोभा बढ़ाए ऐसी चूड़ी, एक बार देखो तो सही। शुरू में कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, लोग आते जाते रहते हैं। अर्जुन निराश होने लगा। तभी एक बूढ़ी महिला माई सावित्री उसके पास आती है। अरे बेटे, क्या बेच रहा है? तेरी आवाज में तो बड़ी मिठास है। इतने दिनों बाद कोई चूड़ी वाला दिखा है। जी माई, मैं चूड़ियाँ बेच रहा हूँ। ये खास चूड़ियाँ हैं, मैंने इन्हें खुद बनाया है। दिखाऊं क्या? वाह, ये तो बड़ी सुंदर है। इनके रंग तो जैसे चमक रहे हैं। कितने की है बेटा? देखिए, वैसे तो ये चूड़ी 10 रुपए की है, लेकिन इस राज्य में आप मेरी पहली खरीदार हैं, इसीलिए मैं आपको ये चूड़ी 5 रुपए में दे दूंगा। हाँ। माई सावित्री ने अर्जुन को 5 रुपए दिए
और उन चूड़ियों को खरीद लिया। तेरी चूड़ियों में कुछ तो खास है बेटे, इनमें एक अलग ही रोशनी है। हिम्मत मत हारना बेटा, एक दिन तू जरूर कामयाब और बड़ा इंसान बनेगा बेटा। इतना कहकर माई सावित्री वहां से चली गई। तभी शाही अंगरक्षक बाजार में प्रवेश करते हैं। अरे रास्ता दो भाई, रास्ता दो। चंद्रलेखा आ रही हैं, राजकुमारी चंद्रलेखा। हटो 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 हटो। तभी राजकुमारी चंद्रलेखा की नजर अर्जुन की रंग बिरंगी चूड़ियों पर पड़ी। रुको, मुझे वो चूड़ियां देखनी है। राजकुमारी अर्जुन के पास आती है। अर्जुन घबरा जाता है। उसने कभी किसी राजकुमारी को इतने करीब से नहीं देखा था। युवा, तुम्हारी चूड़ियां तो बहुत सुंदर हैं। इनके रंग तो जैसे आपस में बात कर रहे हैं। किसने बनाई हैं ये? जी 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 जी, जी राजकुमारी जी, मैंने ही बनाई है। अद्भुत! ये मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाती हैं। वो भी मेरे लिए ऐसी ही सुंदर चूड़ियां लाया करते थे जब मैं छोटी थी। युवा, मुझे एक जोड़ी चाहिए। मेरे पिताजी के गायब होने के बाद से महल में और राज्य में उदासी छा गई है। शायद ये चूड़ियां कुछ खुशी ला सके। अर्जुन खुशी से राजकुमारी को चूड़ियां देता है। राजकुमारी उन्हें पहनती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये तो बहुत प्यारी है। मैं इन चूड़ियों के लिए तुम्हें क्या दूं? राजकुमारी जी, आपकी मुस्कान ही मेरा इनाम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन्हें सम्मान पूर्वक 10 सोने के सिक्के दो। शाही अंगरक्षक अर्जुन को 10 सोने के सिक्के देते हैं। और हाँ युवा, कल दरबार में आना। मंत्री जगन्नाथ को दिखाओ कि हमारे राज्य में अभी भी प्रतिभा मौजूद है। इतना कहकर राजकुमारी चंद्रलेखा राजमहल की ओर निकल गई। खबर शाही दरबार तक पहुंचती है। मंत्री जगन्नाथ, जो अब राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था, इस बात से खुश नहीं होता। वो जानता है कि राजकुमारी का ध्यान किसी और पर नहीं जाना चाहिए। वो अपने चाटुकार चमचे भीमा से बातें कर रहा था। अरे क्या कहा तूने? एक मामूली चूड़ी वाला और राजकुमारी ने उसे दरबार में बुलाया है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? राजा विक्रम के गायब होने के बाद से राजकुमारी कुछ ज्यादा ही हस्तक्षेप करने लगी है। मुझे उस चूड़ी वाले से खतरा महसूस हो रहा है। वही तो जी मंत्री जी, राजकुमारी जी को उसकी चूड़ियां बहुत पसंद आई हैं। पसंद आई हैं? अरे क्या पसंद आई हैं? ये सब मेरे लिए खतरा है, खतरा। ये चूड़ी वाला कहीं राजकुमारी के माध्यम से लोगों के बीच में लोकप्रिय न हो जाए और मेरे प्रभाव में कमी आ जाए तो क्या करूंगा मैं? वही तो, फिर क्या करे मंत्री जी? मेरे पास एक योजना है। इस चूड़ी वाले को दरबार तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। कल सुबह जब ये दरबार के लिए निकलेगा तो इसे रास्ते में ही रोक दो और ऐसा कर दो कि ये कभी दरबार तक पहुंच ही ना पाए। और हाँ, कोई निशान नहीं छूटना चाहिए, समझे? अगली सुबह अर्जुन उत्साह से अपनी चूड़ियों की टोकरी लिए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, जो शाही दरबार तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता था। पर उसे नहीं पता था कि मंत्री जगन्नाथ ने उसके लिए एक नया जाल बिछा रखा था। चूड़ी वाला आया भैया, रंग बिरंगी चूड़ी लेकर आया। चूड़ी वाला आया। अरे पिताजी को जब ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश होंगे। अरे हमारी चूड़ियां राजकुमारी को पसंद आई हैं। अरे पसंद क्या आई, उन्होंने तो हमको सीधे राजमहल ही बुला लिया। मंत्री जी भी खुश होंगे।
चूड़ी वाला चला सीधा राजमहल रे। अचानक पेड़ों के पीछे से भीमा और उसके कुछ आदमी निकल कर आते हैं। रुको, कहाँ रहे हो तुम? मैं तो दरबार जा रहा हूँ, राजकुमारी जी ने बुलाया है। तुम जैसे मामूली चूड़ी वालों के लिए ये दरबार नहीं बना है, समझे? इसकी टोकरी छीन लो और इसे जंगल में कहीं फेंक दो। ले जाओ साले को। भीमा के आदमी अर्जुन की टोकरी छीनकर जमीन पर फेंक देते हैं। अर्जुन की सारी चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। नहीं नहीं नहीं, मेरी चूड़ियां! अरे तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरी चूड़ियां! नहीं, रुक जाओ! ये इसीलिए ताकि तू अपनी औकात में रह, समझा? बड़ा आया राजकुमारी के पीछे पीछे महल में घुस जाएगा क्या? अरे हट यहाँ से, हट! वो अर्जुन को धक्का देते हैं। अर्जुन झाड़ियों के बीच जा गिरता है। अर्जुन के हाथ में चोट लग जाती है। वो दर्द से करहाने लगता है। अरे रे, हे राम! अरे मर गया, कोई तो बचाओ! बहुत जोर की लग गई। इसके बाद भीमा और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। मेरी चूड़ियां सब टूट गईं। अब मैं क्या करूं? पिताजी सही कहते थे, मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। अर्जुन इतना कह ही रहा था, तभी वहां एक बूढ़ी साध्वी माया प्रकट होती है। उसके चेहरे पर शांति और ज्ञान की चमक थी। क्या हुआ युवा? इतनी सुंदर चूड़ियां और इतनी निराशा? साध्वी माँ, मेरी चूड़ियां टूट गईं। मुझे दरबार जाना था। मंत्री के आदमियों ने मुझ पर हमला किया। अब मैं क्या करूंगा? मैं अपनी कला पर विश्वास खो रहा हूँ। फालतू की कला है चूड़ी उड़ी बनाना। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं लेता। विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए बेटे। टूटी हुई चीजें हमेशा बेकार नहीं होती। कभी कभी वो नई शक्ति का स्रोत बनती है। नई शक्ति? वो कैसे? साध्वी माया ने एक छोटे से लोटे में चमकीली वस्तु अर्जुन को देते हुए कहा, ये सद्भाव का कण है बेटे। ये उन प्राचीन चूड़ियों का अंश है जिन्हें देवी स्वयं धारण करती थी। जब तुम इसे अपनी टूटी हुई चूड़ियों के साथ मिलाओगे तो वो फिर से जुड़ जाएंगी, पर इस बार उनमें एक नई शक्ति होगी। ये कैसे संभव है? तुम्हारी कला में निस्वार्थ प्रेम है बेटे, और निस्वार्थ प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। जो भी इन्हें देखेगा उसके मन में प्रेम और सद्भाव का भाव जागेगा। लोगों के मन से क्रोध और घृणा दूर हो जाएगी, पर एक शर्त है। क्या शर्त? इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे के लिए करना। कभी भी इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए मत करना, और तुम्हें इस शक्ति का रहस्य किसी को नहीं बताना है। यदि तुम इसका दुरुपयोग करते हो तो ये शक्ति तुमसे छिन जाएगी। मैं वादा करता हूँ साध्वी माँ, मैं इस शक्ति का उपयोग केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए करूँगा। हाँ। तो जाओ बेटे, इन चूड़ियों को फिर से बनाओ और दरबार में पहुंचो। राजकुमारी चंद्रलेखा को तुम्हारे जैसी शुद्ध आत्मा की जरूरत है। साध्वी माया धीरे धीरे जंगल में गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी टूटी हुई चूड़ियों को देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक नई आशा और दृढ़ संकल्प था। अर्जुन ने रात भर जागकर अपनी टूटी हुई चूड़ियों को फिर से बनाया था।
फिर उसने साध्वी माया की दी हुई चमकीली वस्तु को चूड़ियों में मिलाया। चमकीली वस्तु को मिलाते ही उनमें अब एक अनोखी चमक आ गई। अब उसे शाही दरबार में अपनी कला और अपने विश्वास का अंतिम परीक्षण करना था। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन अपनी चूड़ियों की टोकरी लेकर राजमहल की ओर निकल गया। उधर राजमहल में राजकुमारी जी, वो चूड़ी वाला तो अभी तक नहीं आया। लगता है वो जंगल में खो गया या डर गया होगा। अरे ऐसे ही होते हैं ये चूड़ी वाले, ऐसे मामूली लोगों को दरबार में नहीं बुलाना चाहिए। मंत्री जी, शायद उसे कोई परेशानी हो, हमें इंतजार करना चाहिए। तभी एक सैनिक सूचना लेकर अंदर आया। राजकुमारी जी, चूड़ी बेचने वाला अर्जुन उपस्थित है। उसे सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आओ। सैनिक अर्जुन को दरबार में लाया। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो वही चूड़ी वाला है। अरे ससुरा, ये कहां से आ गया? आओ युवा, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पहुँच गए। तुम्हारी चूड़ियाँ कहाँ हैं? प्रणाम राजकुमारी जी, प्रणाम। इन चूड़ियों में मेरी आत्मा का प्रेम और कला का जुनून है। अरे चूड़ी वाला है कि शायरी वाला? प्रेम, कला का जुनून। ए बेटे, चूड़ियां बस चूड़ियां होती हैं, समझा अर्जुन? इनमें कौन सा जादू होता है? और तुम जंगल से कैसे बच निकले हैं? जादू इनमें नहीं, जादू तो उन हाथों में होता है जो इन्हें पहनते हैं, और उन दिलों में होता है जो इन्हें देखते हैं। समझे मंत्री जी? रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। अर्जुन अपनी टोकरी से एक जोड़ी चूड़ियां निकालता है। वो इतनी चमकदार थीं कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। पूरा दरबार उन चूड़ियों की चमक से आकर्षित होता है। ये तो वही चूड़ियां हैं, पर ये तो और भी ज्यादा सुंदर दिख रही हैं। इनमें एक अलग ही आभा है, मुझे देखने दो। अर्जुन ने राजकुमारी को चूड़ियां दी। जैसे ही राजकुमारी चंद्रलेखा ने उन चूड़ियों को अपने हाथ में लिया, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और खुशी छा जाती है। अद्भुत, मैंने आज तक ऐसी चूड़ियां नहीं देखी। इनके रंगों में एक अलग ही सुकून है। मेरा मन शांत हो गया। चूड़ियों में छिपी शक्ति की वजह से मंत्री जगन्नाथ को भी अजीब सा महसूस हुआ। उसके मन से क्रोध और ईर्ष्या धीरे धीरे कम होने लगी। अरे रे रे रे, ये कैसा अनुभव है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मेरा गुस्सा चला कहाँ गया? मेरा लालच, ये सब शांत क्यों हो रहा है? अरे मैं क्या बोलूं? मंत्री जी, ये चूड़ियां तो चमत्कारिक हैं। इन्होंने पूरे दरबार का माहौल बदल दिया। क्षमा करें राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दें। मैंने इस युवा के साथ अन्याय किया। मैंने ही इसे दरबार तक पहुंचने से रोका था। मैंने भीमा को उस पर हमला करने का आदेश दिया था। मैं लालच और ईर्ष्या में अंधा हो गया था। मैंने अपने स्वार्थ के लिए राज्य और प्रजा का शोषण किया। माफ करें राजकुमारी जी, मुझको माफ करें। मंत्री जगन्नाथ की ये बात सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। भीमा भी घुटनों पर बैठ गया। उसके चेहरे पर भी पश्चाताप था। राजकुमारी जी, मुझको भी माफ कर दीजिए। मैंने मंत्री जी के कहने पर इस युवा पर हमला किया था। मैंने भी कई गलत काम किए। ये सब तुम्हारी चूड़ियों का कमाल है अर्जुन। इन्होंने मेरे मंत्री का हृदय भी बदल दिया। राजकुमारी जी, ये चूड़ियां सिर्फ एक माध्यम है। असली बदलाव तो हर इंसान के अंदर होता है। युवा, तुम्हें पता है, हमारे पिताजी राजा विक्रम वो जंगल में गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ।
हर दिन जंगल से किसी भयानक राक्षस के होने की खबर आती है। जो भी जंगल में जाता है वो उसे मार देता है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? राजकुमारी चंद्रलेखा की आंखों में दर्द और उम्मीद देखकर अर्जुन का हृदय पसीज गया। राजकुमारी जी, मैं आपकी बात समझ गया। ये राज्य इस समय बहुत मुश्किल में है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं उस राक्षस की तलाश करूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें। सचमुच तुम ऐसा करोगे? ये बहुत खतरनाक हो सकता है। कोई नहीं जानता कि वो राक्षस कौन है और कितना शक्तिशाली है। मुझे अपनी कला पर पूरा विश्वास है राजकुमारी जी, और मैं जानता हूँ कि निस्वार्थ इरादों से किया गया कोई भी काम असंभव नहीं होता ना। अगर तुम मेरे पिताजी को वापस ला सकते हो या इस राक्षस से राज्य को मुक्ति दिला सकते हो तो मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। अर्जुन ने राजकुमारी चंद्रलेखा से विदा ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी कमर में एक धारदार तलवार थी जिसे उसने संभाल रखा था। उसे पता था कि उसकी मुलाकात उस राक्षस से होगी जो कभी राजा विक्रम था। अर्जुन जंगल में प्रवेश करता है। मुझे सावधान रहना होगा। वो बहुत शक्तिशाली है, पर मेरी कला, मेरा निस्वार्थ प्रेम, यही मेरी असली शक्ति है। साध्वी माँ ने मुझे यही सिखाया है। वो जंगल में आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, जंगल और ज्यादा गहरा और डरावना होता जा रहा था। हवा में एक अजीब खामोशी है और पत्तों की सरसराहट भी एक भयानक चेतावनी जैसी लग रही थी। अचानक उसे दूर से एक पुरानी जर्जर झोपड़ी दिखाई दी जो जंगल के बिल्कुल बीच में थी। ये क्या? इस जंगल में ये झोपड़ी? ओह, शायद यही उसका ठिकाना है। वो सावधानी से झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी के दरवाजे पर बड़े बड़े खरोंच के निशान थे, जैसे किसी विशालकाय जानवर ने उसे खुरचा हो। झोपड़ी के अंदर से एक भयानक धीमी गर्जना सुनाई देती है। मुझे हिम्मत रखनी होगी। अर्जुन धीरे से झोपड़ी के अंदर कदम रखता है। हवा में मांस और मिट्टी की तेज गंध थी। सामने वही विशालकाय भयानक राक्षस दिखाई दिया। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? तुझे मौत से डर नहीं लगता? मैं अर्जुन हूँ और मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। मैं इस राज्य को तुमसे मुक्ति दिलाने आया हूँ। मुक्ति? तू एक मामूली चूड़ी वाला, तू मुझे मारेगा है? तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का राजा हूँ और जो भी इस जंगल में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। तुम इस जंगल के राजा नहीं हो, तुम तो एक श्रापित आत्मा हो और मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। अर्जुन के पास सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं था। उसने जल्दी से अपना नुकीला चाकू कमर से निकालकर राक्षस के पैर में मारा। राक्षस वहीं जमीन पर गिर गया। राक्षस ने बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसने तुरंत अपनी तलवार को राक्षस के सीने में घोंप दिया। राक्षस दर्द से कराहने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ! अरे ये चूड़ी वाला, ये चूड़ी वाला मुझे मार डालेगा। बचाओ बचाओ! इतना कहते ही राक्षस का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया और उसकी जगह एक शांत मुस्कुराता हुआ राजा विक्रम का शरीर दिखाई देने लगा। मुक्ति! आखिरकार मुक्ति मिली।
साधु साधु ज्ञानदेव का श्राप टूट गया। मैं फिर से एक इंसान बन गया। युवा तुमने मुझे मुक्ति दी। साधु ज्ञानदेव का श्राप तुमने तोड़ दिया। तुम एक सच्चे, एक नेक इंसान हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया। महाराज, आप सुरक्षित हैं, बस इतना काफी है। मैं अर्जुन हूँ, एक चूड़ी बेचने वाला। बस आप वर्षों से गायब थे और राज्य में बहुत 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 परेशानी थी आपके बिना। तुम ही तो हो जिसने मुझे वापस लाया है। तुम्हें नहीं पता कैसे, पर मुझे महसूस होता है कि तुमने कुछ महान कार्य किया है। हाँ, चलो युवा, चलो, हमें महल चलना होगा। राजकुमारी चंद्रलेखा हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो। राजा विक्रम और अर्जुन राजमहल पहुंच गए। पिताजी, आप वापस आ गए। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। मेरी प्यारी चंद्रलेखा, हम वापस आ गए और इस युवा अर्जुन ने हमें बचाया। इसकी वजह से हम वापस आए हैं। चंद्रलेखा, ये अर्जुन है, ये इसने मेरी जान बचाई। अर्जुन, तुमने मेरे पिताजी को वापस लाकर जो किया है उसका मोल चुकाया नहीं जा सकता। तुमने सिर्फ मेरे पिताजी को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को जीवन दान दिया है।